अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि क्लास 10th की हमने बायोलॉजी स्टार्ट कर रखी, तो आज है चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन क्या होता है, नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, ये सब कुछ आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। इसी वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे ये चैप्टर इंशाल्लाह। अब कोऑर्डिनेशन ये होता है कि जो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं ना, वो सब मिलकर काम करें, स्टिमुलाई पर रद्द अमल करें ताकि हमारे जिस्म में हम आंगी रहे। तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। आगे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे रखी है भाई। कोऑर्डिनेटेड एक्शन। कोऑर्डिनेटेड एक्शन हैज़ 5 कंपोनेंट्स। मतलब एक मुनज़्ज़म अमल के 5 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, अफेक्टर और रिस्पॉन्स। अब मैं पहले है स्टिमुलस, तो उसे पढ़ते हैं। एनी चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट, कोई भी तब्दीली चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी माहौल में हो, विच कैन इनिशिएट अ रिस्पॉन्स इन द बॉडी, जो भी हमारे जिस्म में क्या करे, रिस्पॉन्स को शुरू करे, इसका स्टिमुलस, वो क्या कहलाएगा, स्टिमुलस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल टच, मतलब छूना, लाइट, साउंड, रोशनी या फिर आवाज़ का आना, हीट, कोल्ड, गर्मी, सर्दी, प्रेशर का पड़ना, इन्फेक्शन हो जाना, ये सब क्या है, ये स्टिमुलाई है। मतलब हमने कुछ बोला, वो हमने बोला, जैसे कि हमने बोला आयशा, तो वो आपने सुना ना, तो ये क्या है, एक स्टिमुलाई है, एक क्या है, एक हिस्स है जो आपको पता चला है भाई कोई चेंज है, कोई आवाज़ आई है आपको, है ना। अब जो उस आवाज़ को क्या कर रहा है, कोई डिटेक्ट कर रहा है। अब कौन डिटेक्ट करता है आवाज़ को, कान डिटेक्ट करता है। तो कान यहाँ पे क्या होगा, रिसेप्टर होगा। मतलब किसी ने बोला आयशा, वो हमारे कानों ने रिसीव किया, तो ये किसने रिसीव किया, यानी कि रिसेप्टर ने। तो आगे है रिसेप्टर, द ऑर्गन, टिश्यू और सेल विच रिसीव स्टिमुलाई इज कॉल्ड रिसेप्टर। अब वो चाहे कोई ऑर्गन हो, कोई टिश्यू या फिर कोई सेल हो, वो जो भी स्टिमुलाई से क्या रिसीव करेगा, कोई भी एक्शन रिसीव करेगा, जैसे आवाज़ रिसीव हुई तो उसे रिसेप्टर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एयर्स आर द रिसेप्टर फॉर द स्टिमुलस ऑफ साउंड। मतलब कि कोई भी आवाज़ पैदा जो हुई थी ना, वो हमारे कानों ने रिसीव करी, तो उससे रिसेप्टर्स कहेंगे। रिसेप्टर्स सेंड द मैसेज ऑफ स्टिमुलस टू कोऑर्डिनेटर्स। अब स्टिमुलाई से जो मैसेज आया ना रिसेप्टर के पास, मतलब एक आवाज़ आई है आयशा, तो अब रिसेप्टर ने उसे कान से सुन लिया, सही है। अब वो क्या करेगा, आगे कोऑर्डिनेटर्स तक पहुंचा देगा ताकि आगे इसके ऊपर अमल हो। अब कोऑर्डिनेटर की बात करें तो ये इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है रिसेप्टर से, और इसको कहाँ भेज देता है, और इसे पार्टिकुलर मतलब एक मखसूस ऑर्गन, मखसूस अज़ा के पास भेज देता है, ताकि मखसूस क्या है, मतलब अगर मैंने कहा है ना भाई आयशा यहाँ पर आओ, तो फिर वो हमारे दिमाग को मैसेज भेजेगा कि भाई आयशा को बुलाया जा रहा है, आयशा को भेजो। इन नर्वस कोऑर्डिनेशन ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आर कोऑर्डिनेटर्स। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कोड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। आगे है अफेक्टर। अब अफेक्टर्स की बात की जाए ना, तो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं जो कोऑर्डिनेटर से मैसेज को रिसीव करते हैं ताकि इनके ऊपर एक मखसूस अमल किया जा सके। इन नर्वस कोऑर्डिनेशन मसल्स एंड ग्लैंड्स आर द अफेक्टर्स। तो यहाँ पे मसल और ग्लैंड्स नर्वस कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे होते हैं अफेक्टर के तौर पे। वाइल इन केमिकल कोऑर्डिनेशन डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी एक्ट एज अफेक्टर। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमारी बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज क्या कर रहे होते हैं, फैक्टर के तौर पर काम कर रहे होते हैं। अब है रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स तो कहते हैं जवाब मिलना। अब जवाब क्या मिला होगा वो देखते हैं भाई। आर रिस्पॉन्स इज़ द एक्शन परफॉर्म बाय अफेक्टर्स। ये अफेक्टर के जरिए परफॉर्म किया जाता है। ऑन रिसीविंग द मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर। ये कोऑर्डिनेटर से मैसेज ले लिया, अब इसने अफेक्टर के जरिए क्या करा है, रिस्पॉन्स दिया है। जैसे आपका हाथ ना किसी गर्म चीज़ पे लगता है ना, तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है भाई बहुत गर्म है, तो आपका हाथ फ़ौरन ही रिस्पॉन्स कर देता है, फ़ौरन ही पीछे हो जाता है। तो ये था रिस्पॉन्स। तो अब यहाँ पे एक बॉक्स है, द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स एंड बिटवीन न्यूरॉन एंड अनदर सेल इज कॉल्ड साइनेप्स। मतलब दो न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन और एक दूसरे सेल के जोड़ को जो इनको आपस में मिला रहा है उसको साइनेप्स कहते हैं। तो नीचे है कोऑर्डिनेशन की डिफाइन, वो भी देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन मीन्स इंटीग्रेशन अमंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड देयर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इन ऑर्डर टू कीप हार्मोनी विद द इन्वायरमेंट। अब मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन ये होता है कि हमारे जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से हैं वो सब मिलकर काम करें और किस पे अमल करें, स्टिमुलाई को रद्द अमल करें, तो जिससे हमारे जिस्म के अंदर अहमांगी है। कोऑर्डिनेशन ऑकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, की तमाम जानवरों में होता है। एनिमल्स के अंदर दो सिस्टम होते हैं, इसके नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। अब हमारे पास पहला टॉपिक है न्यूरॉन, द यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। मतलब कि नर्वस सिस्टम का जो यूनिट्स है वो है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आर नर्व सेल्स आर द सेल दैट ट्रांसमिट इम्पल्सेस इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। न्यूरॉन्स और नर्व सेल ऐसे सेल होते हैं जो बॉडी के अंदर नर्व इम्पल्सेस की फॉर्म में मैसेज पैगाम पहुंचाते हैं। अब नर्व इम्पल्सेस क्या होते हैं, इट इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेन दैट ट्रेवल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूरॉन। यानी ये इलेक्ट्रोकेमिकल तब्दीलियों की लहर है जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर से जाती है। आगे न्यूरॉन की साख बताई हुई, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन कैसा होता है। आ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। अब जो न्यूरॉन है ना वो 3 मेजर हिस्से पे मुश्तमिल होता है। एक होता है सेल बॉडी, दूसरा होता है डेंड्राइट्स और तीसरा होता है एक्सोन। अब सेल बॉडी क्या होती है, सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है और दूसरे ऑर्गेनल्स होते हैं और साइटोप्लाज्म भी होता है। स्मॉल ब्रांचेस विच प्रोजेक्ट फ्रॉम द सेल बॉडी आर कॉल्ड डेंड्राइट्स।
सेल बॉडी से निकलने वाली छोटी छोटी शाखें हमारे पास डेंड्राइट्स कहलाती हैं। दे ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस टुवार्ड्स सेल बॉडी। अब डेंड्राइट्स जो है ना वो नर्व इम्पल्सेस को सेल बॉडी की तरफ मुंतकिल करती है, मतलब सेल बॉडी की तरफ भेजती है। अब आगे है एक्सोन। एक्सोन इज़ अ लॉन्ग ब्रांच फ्रॉम सेल बॉडी। अब एक्सोन जो है ना वो लंबी लंबी शाखें होती हैं जो सेल बॉडी से निकलती हैं। इट्स टर्मिनेटेड एंड इज़ फर्दर ब्रांच्ड। इसका किनारा दूसरी शाखों पे ख़त्म होता है, मतलब ये आगे डिवाइड होती है। एक्सोन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेल बॉडी टू अदर न्यूरॉन्स। अब नर्व इम्पल्सेस क्या मतलब, एक्सोन जो है ना नर्व इम्पल्सेस को सेल बॉडी से दूर लेकर जाता है, मतलब सेल बॉडी से दूसरे न्यूरॉन्स, मसल्स और ग्लैंड्स तक मुंतकिल कर देता है। ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने ज़रूर बनाना है, अगर नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ जाके ईजीली तौर पर सीख लें। आगे है न्यूरॉन्स आर सपोर्टेड बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स का न्यूरोजीलिया। जो न्यूरॉन्स होते हैं ना उनको न्यूरोजीलिया सेल्स जो क्या करते हैं सहारा देते हैं। सचवान सेल्स भी हमारे पास न्यूरोजीलिया की एक किस्म है। इन मैनी न्यूरॉन्स, बहुत सारे न्यूरॉन्स में सचवान सेल्स क्या करते हैं, उन्हें एक कवरिंग देते हैं। उसे क्या कहेंगे, उस कवरिंग को माइलिन शीट कहते हैं, जो कि एक्सोन की मेम्ब्रेन के ऊपर होती है। एक्सोन्स विच आर कवर्ड बाय माइलिन शीट आर कल। अब वो एक्सोन जो माइलिन शीट से कवर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, माइलिन वाले शीट, मतलब माइलिनेटेड। द एक्सोन्स विच आर नॉट कवर विद माइलिन शीट आर कल। अब वो एक्सोन्स जो माइलिन शीट के जरिए कवर नहीं होते, ढांपे हुए नहीं होते, उनको नॉन माइलिनेटेड कहते हैं। द माइलिन शीट इज इंटरप्टेड एट इंटरवल्स बाय स्मॉल गैप्स कॉल्ड नोड्स ऑफ रणवीर। माइलिन शीट के अंदर ना खाली जगहें होती हैं, उन खाली जगहों को रोड्स ऑफ रणवीर कहते हैं। अब माइलिनेटेड में क्या होता है, जो न्यूरॉन्स है ना वो नर्व इम्पल्सिस जो है ना वो जंप टू जंप, मतलब नोड टू नोड तो जाते हैं लेकिन जंप करते हुए जाते हैं, जिससे इनकी स्पीड बढ़ जाती है। तो यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, वो पढ़ लेते हैं। इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS माइलेंटेड एक्सॉन्स फ्रॉम द वाइट मैटर एंड द नॉन माइलेंटेड एक्सॉन डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडीज फ्रॉम द ग्रे मैटर। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो माइलेटेड एक्सॉन है ना, जिनके ऊपर शीट है, वो वाइट मैटर से को बनाते हैं, और जो नॉन माइलेंटेड है वो क्या करते हैं, वो ग्रे मैटर को बनाते हैं। आगे हमारे पास है साइनेप्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स। अभी मैंने आपको बताया था भाई साइनेप्स जो है ना वो एक छोटा सा गैप होता है जो दो न्यूरॉन्स और एक न्यूरॉन्स और एक दूसरे सेल को आपस में जोड़ता है, उसको साइनेप्स कहते हैं। व्हेन नर्व इम्पल्स रीच द एंड ऑफ अ न्यूरॉन, जब एक नर्व इम्पल्स न्यूरॉन के एंड पे पहुंच जाती है तो वहाँ से वो जंप नहीं कर पाती डायरेक्टली, तो उसे क्या करना होता है, मतलब वो दूसरे न्यूरॉन या फैक्टर तक जंप नहीं कर पाती। अब न्यूरोट्रांसमीटर आर स्पेशल केमिकल दैट हेल्प टू कैरी मैसेज अक्रॉस द साइनेप्स। अब न्यूरोट्रांसमीटर एक स्पेशल केमिकल होता है जो क्या हेल्प करता है, जो मैसेज को साइनेप्स से क्या करता है, मतलब हेल्प करता है क्या करने की, मैसेज को कैरी करने की। व्हेन अ नर्व इम्पल्स रीच द एंड ऑफ अ न्यूरॉन, जैसे ही जो नर्व इम्पल्स है वो न्यूरॉन के एंड पे पहुंचता है, इट रिलीजेस, तो वो वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, रिलीज कर देता है। दे ट्रेवल अक्रॉस द साइनेप्स एंड अटैच टू द डेंड्राइट नेक्स्ट न्यूरॉन और अफेक्टर्स है। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, वो सफ़र करेगा साइनेप्स से, क्या करेगा, मैसेज को जो डेंड्राइट है उनको अटैच करेगा दूसरे न्यूरॉन से और अफेक्टर सेल से। अब ये हेल्प करेगा नर्व इम्पल्स की क्या कि वो अपनी जर्नी जारी रखें। एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर न्यूरोट्रांसमीटर इंक्लूड डोपामाइन, सिक्रोटिनिन एंड एसिटिल कोलोलाइन। अब जो है हमारे पास टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स है। भाई न्यूरॉन्स की कौन कौन सी एग्जाम है, तो 3 एग्जाम्स होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सिस फ्रॉम रिसेप्टर टू द CNS। तो अब यहाँ पे क्या करता है, ये नर्व इम्पल्सिस को क्या करता है, रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मुंतकिल कर देता है। दूसरी टाइप है इंटर न्यूरॉन, ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये इम्पल्सिस लेते हैं सेंसरी न्यूरॉन से, क्या करा इन्होंने, मैसेज ले लिया, उसे आगे ट्रांसफ़र कर देंगे मोटर न्यूरॉन्स तक। अब मोटर न्यूरॉन्स ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सिस फ्रॉम इंटर न्यूट्रॉन्स टू अफेक्टर्स। अब जो मोटर न्यूरॉन्स ने जो मैसेज हासिल किया था, जो नर्व इम्पल्सिस उसने हासिल की थी इंटर न्यूरॉन से, उसे वो अफेक्टर तक भेजेगा, अफेक्टर के मसल्स और ग्लैंड्स तक। तो ये था हमारे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। आगे है नर्व। अब ये जो नर्व्स होती है ना, ये एक्सोन की क्या होती है, कलेक्शन होती है, उनका मजमूआ होती है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर लिपटी हुई होती है, इन्वेलप्ड होती है बाय कवरिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। नर्व अराइज फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। अब जो नर्व्स है ना, ये ना ब्रेन और स्पाइनल कोड से आती हैं और क्या बनाती है, फेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। इनकी भी 3 टाइप्स होती हैं एक्सोन की बुनियाद पर, जिनके अंदर मौजूद होता है। जैसे अब सेंसरी नर्व्स है ना, ऊपर बात ही सेंसरी न्यूरॉन्स की, आपस में मिक्स मत कर देना, यहाँ पर सेंसरी नर्व्स है, इनके पास ऐसे एग्जाम्स होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स का मतलब कि सेंसरी नर्व्स के अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स होते हैं बस। अब मोटर नर्व्स कंटेन द एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स ओनली। अब मोटर नर्व्स के अंदर जो एक्सॉन होते हैं वो मोटर न्यूरॉन्स के होते हैं बस। अब मिक्स नर्व है तो इसका मतलब तो सिंपल सी बात है कि इसके अंदर सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स दोनों शामिल होंगे। तो इसी के साथ पहला टॉपिक खत्म होता है, दूसरा स्टार्ट होता है, डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम।
यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम की तकसीम। अब हमारी देयर आर टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम के दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। पहले होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि CNS, और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि PNS। द CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ये ब्रेन और स्पाइनल कोड से बने होते हैं। द PNS consists of nerves that arise from brain and spinal cord and separate in different parts of body। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऐसी नर्व्स होती हैं जो हमारे दिमाग और स्पाइनल कोड से निकलती हैं और हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल जाती हैं। ऑल दिस कंपोनेंट्स आर मेड ऑफ न्यूरॉन्स एंड सपोर्टिंग न्यूरोजुलर सेल। अब ये जो तमाम कंपोनेंट्स हैं ना, ये न्यूरॉन्स और न्यूरोजुलर सेल की मदद से बने होते हैं। आगे है सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS का आज अब हम वजाहत करेंगे, मतलब डिटेल से पढ़ेंगे उसे। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रेन और स्पाइनल कोड पर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम मुश्तमिल होता है, तो सब में पहले पढ़ेंगे ब्रेन। ऑल लाइफ एक्टिविटीज़ आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन। हमारी तमाम ज़िंदगी की जो सरगर्मी है वो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन इज़ प्रेजेंट इनसाइड क्रेनियम पार्ट ऑफ स्कल। ब्रेन हमारी क्रेनियम के मतलब एक ढांचा होता है, उसके अंदर मौजूद होता है। इनसाइड क्रेनियम ब्रेन इज़ कवर्ड बाय 3 लेयर्स, मतलब क्रेनियम के अंदर भी वो 3 लेयर से प्रोटेक्ट होता है, जिन्हें हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, मैनेजेस प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस। वो क्या मैनेजेस क्या करती है, हमारे ब्रेन को हार्मफुल सब्सटेंस से बचा के रखती है। ब्रेन कंटेंस फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़। अब हमारे ब्रेन के अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ भी होती है, मतलब खाली जगह जहाँ पे फ्लूइड फिल होता है उन्हें हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन आर कंटिन्यूस विद द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कोड। अब ये जो वेंट्रिकल्स, हमारे जो दिमाग की वेंट्रिकल्स है, ये क्या करती हैं, ये सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कोड तक कंटिन्यूसली जाती हैं। फ्लूइड विद इन वेंट्रिकल्स एंड सेंट्रल कैनाल इज कॉल्ड। अब वो फ्लूइड जो वेंट्रिकल्स के अंदर भी और सेंट्रल कैनाल के अंदर भी, उसे हम सेरिबोस स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, मतलब CSF कहते हैं। द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 मेजर पार्ट्स। अब ब्रेन को भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, उसके 3 बड़े हिस्से हैं, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हाइड ब्रेन। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो है फोर ब्रेन। इट इज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ ब्रेन। ये दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे सीरिब्रियम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। अब ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो है फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है सीरिब्रम। डीप ग्रोफ लॉन्गिट्यूडनल फीचर डिवाइड द सीरिब्रम इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। मतलब ये एक लंबाई में जो एक रुख होता है ना, वो एक कटाव करता है जो इसको सीरिब्रम को राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड कर तकसीम कर देता है। द अपर लेयर ऑफ बाउथ हेमिस्फीयर इज हाईली फोल्डेड एंड इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। मतलब ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा फोल्ड होता है जिसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। इट इज़ मेड ऑफ गिरे मैटर। ये गिरे मैटर से बने होते हैं, जो क्या गिरे मैटर के अंदर क्या होता है, सेल बॉडीज होती है और नॉन माइलेटेड एक्सॉन्स होते हैं, मतलब जिनके ऊपर माइलेटेड शीट नहीं होती है। द मटेरियल बिनेथ कॉर्टेक्स इज वाइट मैटर। अब इसके नीचे जो होता है वो वाइट मैटर होता है जिसके अंदर माइलेटेड एक्सॉन्स होता है। ईच हेमिस्फीयर इज फर्दर डिवाइडेड इंटू 4 लेयर्स। अब हेमिस्फीयर 4 और मजीद लॉब्स में डिवाइड हो चुका है। फ्रंटल लॉब कंटेन रीजन्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, स्पीकिंग एंड मूवमेंट। अभी जो फ्रंटल लॉब है ना, ये क्या करता है, इसके अंदर ना मसलों का हल होते हैं। ये हमें ना मतलब मसलों के हल में मदद करता है, जजमेंट करने में मदद देता है, बोलने में मदद करता है और चलने में, मूवमेंट्स में भी मदद देता है। अभी आगे पेरिटियल लॉब। इसके पास भी एक रीजन है जो हमें बोलने में, मतलब हमारी लैंग्वेज और टच करने को क्या करता है, महसूस करता है। द टेम्पोरल लॉब कंटेंस रीजन विच डील विद मेमोरी, लर्निंग, फीलिंग्स एंड हेयरिंग। अब टेम्पोरल लॉब के पास ऐसा हिस्सा है जहाँ पर हमारी मेमोरी, याददाश्त, लर्निंग, पढ़ना, महसूस करना या फिर सुनना क्या होता है, डील होता है। द ऑसिपिटल लॉब हैज़ रीजन ऑफ फॉर विजन एंड कलर पार्टिसिपेशन। यहाँ पे हम देखते हैं और कलर का पार्टिसिपेशन करते हैं। तो ये थे 4 लॉब। आगे है थैलामस। ये फोर ब्रेन का हिस्सा है। इट्स अ स्ट्रक्चर रेड बाय द सीरिबियम। इट कन्वेज इन्फॉर्मेशन कॉर्निंग फ्रॉम रिसेप्टर टू द सेरिब्रम। ये क्या करता है, ये जो मैसेज आया होता है ना रिसेप्टर से, उसे सेरिब्रम तक पहुँचाता है। थैलामस इज आल्सो इन्वॉल्व इन पेन पार्टिसिपेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। अब थैलामस क्या करता है, जब वही कहीं पेन हो रहा होता है तो वो भी थैलामस को बता देता है, और कॉन्स्टिट्यूशन जब हम फिक्रमंदी में, तो जब भी। आगे है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मिड ब्रेन और थैलेमस के दरमियान में होता है। इन ह्यूमंस इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ एन आलमंड। इंसान के अंदर इसका जो साइज़ होता है वो बादाम की, जितना बादाम का साइज़ होता है उतना ही हाइपोथैलेमस का साइज़ होता है। इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट्स करता है। जब हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, हमें सोना होती है, फिर जब हम इमोशनल होते हैं, कभी हम रो रहे होते हैं, कभी हम हंस रहे होते हैं, तो उसमें भी क्या काम करता है, हाइपोथैलेमस करता है ये। इट आल्सो कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ द मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड। ये हमारे सिक्रेशन, मतलब जो हमारा जो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसकी भी सिक्रेशन को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। आगे है ब्रेन का दूसरा हिस्सा, मिड ब्रेन। द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइड ब्रेन। ये फोर ब्रेन और हाइड ब्रेन के दरमियान में होता है, इसलिए इसे मिड ब्रेन कहते हैं।
सो इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन दीज टू पार्ट्स, ये इन दोनों के दरमियान ब्रिज के तौर पर काम कर रहा होता है, मतलब इन दोनों को आपस में जोड़ा होता है। इट कन्वेस इन्फॉर्मेशन बिटवीन देम, ये इन दोनों के दरमियान से क्या करता है, इन्फॉर्मेशन लेता है। इट आल्सो इनेबल्स द बॉडी टू मेक एडजस्टमेंट टू मूवमेंट्स, ये हमारी बॉडी को क्या करता है, हुक्म देता है, मतलब उसे कंट्रोल करता है कि चले, हमारे मूवमेंट्स को एडजस्ट करता है, कंट्रोल करता है। ये हमारी सोने को, चलने को, तब्दीली को या फिर टेम्परेचर रेगुलेशन में भी ये हमारी जिम्मेदार होता है। आगे है यहाँ पे पहले एक बॉक्स दिया हुआ है, मेडुला ऑब्लिगेंडा, पोन्स एंड मिड ब्रेन कनेक्ट द रेस्ट ऑफ ब्रेन टू स्पाइनल कोड। मेडुला ऑब्लिगेंडा या पोन्स या जो माइड ब्रेन ये हमारे ब्रेन का जो रेस्ट है उसको क्या करते हैं, स्पाइनल कोड से कनेक्ट करते हैं, और इन्हें कलेक्टिवली हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। अब हाइंड ब्रेन कंट्रोल्स ऑल ऑटोमेटिक बॉडी फंक्शंस, हाइंड ब्रेन हमारी बॉडी के जितने भी खुद ब खुद होने वाले फंक्शन हैं उनको कंट्रोल करता है। अब इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। It consists of 3 parts: medulla oblongata, cerebellum and pons. A medulla oblongata is on the top of spinal cord, ये spinal cord के top पे होता है। It transmits impulses between spinal cord and the higher parts of brain. ये impulses को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, उन्हें भेजता है स्पाइनल कोड और हायर पार्ट्स ऑफ ब्रेन के दरमियान। इट कंट्रोल्स ऑटोमेटिक फंक्शन, जैसे हमारी दिल की धड़कन है, हमारा दिल तेज़ धड़क रहा है, हमारे सांस लेने का हमारे यहाँ पे ब्लड प्रेशर है, उन सबको क्या कौन कौन कंट्रोल कर रहा है, मेडुला ऑब्लिगेंटा कंट्रोल कर रहा है। ये हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को भी करता है कंट्रोल, जैसे हमें कभी वोमिटिंग आ जाती है, कफिंग हो रही होती है, स्नीजिंग आ जाती है, तो वो भी मेडुला ऑब्लिगेंटा ही कंट्रोल करता है। आगे है सेरिबेलम। सेरिबेलम मेडुला ऑब्लिगेंटा के पीछे होता है। ये हमारी क्या है, लार्ज पार्ट होता है। इट सरफेस इज हाईली फोल्डेड, इसका जो वो है वो तहदार होती है। इट कोऑर्डिनेट्स बैलेंस एंड मसल मूवमेंट्स, ये क्या करता है, ये हमारे बैलेंस को और जो हमारी पट्टों के मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करता है। अब आगे है पॉन्स। पॉन्स इज प्रेजेंट ऑन टॉप ऑफ मेडुला, ये मेडुला के टॉप पर होता है। इट मेक्स कनेक्शन बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड सेरिबेलम, ये सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान कनेक्शन पैदा करता है और सेरिबेरियम का सेरिबेलम के साथ। इट आल्सो रेगुलेट्स अल्टरनेट स्लीप एंड वैकफुलनेस, ये हमारा सोना जागना या फिर तब्दीली को क्या करता है, पॉन्स कंट्रोल करता है। तो दूसरा पार्ट है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। इट इज़ अ ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व दैट स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन एंड स्टैंड्स टू बैक। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, वो एक ट्यूबुलर बंडल होता है नर्व्स का, जो हमारे ब्रेन से हमारे नीचे वाले हिस्से तक फैली हुई होती है, वो स्पाइनल कॉर्ड होती है। इट इज़ लोकेटेड इन वर्टिकल कॉलम, ये हमारी वर्टिकल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी में होती हैं। इट इज़ आल्सो कवर्ड बाय मेनिजेंस, ये भी मेनिजेंस से कवर्ड होती है। स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिटेड इम्पल्सिस बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी पार्ट्स, स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है कि वो इम्पल्सिस को ब्रेन से बॉडी के हिस्सों तक हो जाती है। इट आल्सो एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, ये क्या करती है, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर के तौर पे भी काम करती है जब कोई सिंपल रिफ्लेक्ट होता है, मतलब कोई सिंपल काम होता है उसके लिए। द आउटर रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज मेड ऑफ वाइट मैटर से बना होता है उसका आउटर रीजन, और सेंट्रल रीजन जो दरमियाना रीजन होता है वो ग्रे मैटर से बना होता है। ये बटरफ्लाई शेप का होता है और इसके गिर्द सेंट्रल कैनाल होता है। 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अराइज होते हैं। ऑल द स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स जो होती है वो तमाम मिक्स नर्व्स होती हैं, क्योंकि कंटेंट्स एक्सन्स ऑफ बाउस, क्योंकि इनके अंदर सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। द डोर्सल रूट कंटेंट सेंसरी एक्सॉन्स एंड अ गैंग्लियन वेयर सेल बॉडीज आर लोकेटेड। डोर्सल रूट जो है ना, वहाँ पे उनके पास होता है सेंसरी एक्सॉन्स, और गैंग्लियन होता है उनके पास, जो कि सेल बॉडी में लोकेट करते हैं। द वेंट्रल रूट, अब जो वेंट्रल रूट है उसके पास एक्सॉन्स होते हैं और मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। तो इसी के साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पे एंड होता है। आगे है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि PNS। इट इज़ कम्पोज ऑफ नर्व्स एंड देयर गैंग्लिया, ये नर्व्स और गैंग्लिया से कम्पोज होता है, उनसे मिलकर बना होता है। ह्यूमन्स हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स और 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। तो ब्रेन के पास क्या होता है, क्रैनियल नर्व्स होते हैं 12 और स्पाइनल नर्व्स होते हैं 31। सम क्रैनियल नर्व्स आर सेंसरी, मोटर और कुछ मिक्स्ड होती हैं। ऑन द अदर हैंड आल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड, मतलब स्पाइनल नर्व्स मिक्स्ड होती है। द क्रैनियल एंड स्पाइनल नर्व्स मैक 2 पाथवे, अब ये 2 पाथवे बनाती है, एक सेंसरी पाथवे होता है और दूसरा क्या होता है, एक मोटर पाथवे होता है। सेंसरी पाथवे के अंदर ये इंपल्स को लेती है रिसेप्टर से, उसे कहाँ पहुँचाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और मोटर पाथवे के अंदर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्स को लेती है और उसे अफेक्टर्स तक पहुंचा देती है। अब मोटर पाथवे जो है ना वो 2 सिस्टम और बनाता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम इट कंट्रोल्स कॉन्शियस एंड वॉलंटरी एक्शन, जो अमल खुद हो जाते हैं उन्हें कंट्रोल करता है। इट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स, ये मोटर न्यूरॉन्स को कंट्रोल करता है। दैट आर कनेक्टेड टू स्केलेटल मसल, मतलब इसके अंदर मोटर न्यूरॉन्स होती हैं और जो किससे कनेक्ट करते हैं, स्केलेटल मसल को कनेक्ट कर रही होती है, जोड़ रही होती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ मोटर न्यूरॉन्स, ये मोटर न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होता है। दैट आर कनेक्टेड टू कार्डियक मसल, स्मूथ मसल एंड ग्लैंड, जो कार्डियक मसल, स्मूथ मसल और ग्लैंड से जुड़ा होता है। इट इज़ जनरली विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल, ये शऊर के कंट्रोल के बगैर काम नहीं करता।
अच्छा, आगे है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम पे कन्वर्ट होते हैं। अब सिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम क्या करते हैं कि हमारी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, जिसको हम फाइट और फ्लाइट भी कह सकते हैं। दिस सिस्टम डायलेट्स, ये हमारे प्यूपल्स को क्या करते हैं, फैला देता है, हमारी हार्ट बीट को तेज़ कर देता है, हमारे सांस लेने के अमल को तेज़ कर देता है और डाइजेशन को रोक देता है। जब स्ट्रेस कम हो जाता है तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, सब हमारी बॉडी के तमाम अफ़ाल को नॉर्मल कर देता है, जिसको हम रेस्ट और डाइजेस्ट अमल भी कह सकते हैं। इससे हमारी जो प्यूपल्स हैं वो अपनी नॉर्मल हालत में आ जाते हैं। ये हमारी डाइजेशन को दोबारा उसी अमल में कर देता है और हमारी हार्ट बीट और हार्ट का जो रेट है उसको नॉर्मल कर देता है। तो आगे है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन एक तेज़ और गैर इरादी रिस्पॉन्स होता है जिसमें हमारा ब्रेन शामिल नहीं होता, मतलब कि अचानक से हो जाए, उसमें हमारा दिमाग शामिल नहीं होता, बल्कि रिफ्लेक्स एक्शन को रिफ्लेक्स आर्क कंट्रोल कर रही होती है। अब ये जो रिफ्लेक्स आर्क है ना, ये न्यूरॉन्स का वो रास्ता होती है, मतलब जो जहाँ से नर्व इम्पल्सेस गुजर रही होती है ना रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान। वो एग्जाम्पल है, मिसाल के तौर पर देखो, जब आपका हाथ किसी गर्म चीज़ से रखते हो तो आप फ़ौरन उसे वापस जल्दी से खींचते हो बगैर सोचे, तो इसी को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जैसे स्किन रिसेप्टर्स होते हैं, डिटेक्ट द स्टिमुलस ऑफ हीट, जैसे ही हमारी स्किन के ऊपर हीट पड़ती है तो वो फ़ौरन क्या करते हैं, डिटेक्ट हो जाते हैं कि भाई हमारी हीट पड़ी, हाँ जल्दी से पीछे हो जाओ। अब सेंसरी न्यूरॉन्स और या सेंस नर्व इम्पल्स टू इंटर न्यूरॉन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, वो नर्व इम्पल्स को इंटर न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को ट्रांसमिट कर देते हैं। अब इंटर न्यूरॉन ट्रांसमिट को करते हैं नर्व इम्पल्स को मोटर न्यूरॉन के पास, मोटर न्यूरॉन इस नर्व इम्पल्स को लेकर भेज देता है अफेक्टर के पास, अफेक्टर के मसल्स या आर्म्स के पास। द अफेक्टर प्रोड्यूस, अफेक्टर रिस्पॉन्स पैदा करता है फ़ौरन कंट्रैक्ट करके, मतलब खींच कर, सुकड़ कर, ताकि हमारा हाथ जो वो फ़ौरन पीछे हो जाए। तो ये था हमारा दूसरा भी सिस्टम खत्म हो गया। अब तीसरा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन्स कहते हैं ग्लैंड्स को, हार्मोन्स होते हैं ना, हार्मोन्स, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि हार्मोन्स के ऊपर क्या होता है, मुश्तमिल होता है। इट इज़ अनदर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, ये भी कोऑर्डिनेशन का सिस्टम है। तो एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्पेशल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होता है जो क्या करते हैं, जो हार्मोन्स को सिक्रेट्स करते हैं। हार्मोन्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं, हमारी बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, जैसे ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन को, या फिर ग्लूकोज लेवल को जो ब्लड के अंदर होते हैं वगैरह वगैरह को ये कंट्रोल करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड डू नॉट हैव डक्ट्स टू पोर देयर हार्मोन्स। अब एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, उनके पास कोई नाली नहीं होती, मतलब डक्ट्स नहीं होते जो अपने हार्मोन्स को खारिज कर सकें। इसी वजह से ये लोग डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। दे सीक्रेट हार्मोन्स इनटू ब्लड, ये डायरेक्ट हार्मोन्स को ब्लड के अंदर खारिज कर दे, सिक्रेट कर देते हैं, जो क्या करता है, विच कैरीज दैम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ब्लड हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचा देता है। दे द फॉलोइंग आर मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर इंपॉर्टेंट हार्मोन्स। अब यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड से एक मेजर है और उसके हार्मोन्स भी वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है। तो पहला है मेन एंडोक्राइन ग्लैंड, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज़ अ स्मॉल ग्लैंड प्रेजेंट इन द ब्रेन, ये एक स्मॉल ग्लैंड होता है जो ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। इट इज़ सस्पेंडेड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस बाय अ शॉर्ट स्टाक। पिट्यूटरी ग्लैंड एक छोटी सी डंडी की मदद से हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ा होता है। अब इसके भी पिट्यूटरी ग्लैंड के टू लॉब्स होते हैं, एक है एंटीरियर लोब और दूसरा है पोस्टीरियर लोब। तो हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर लोब और पिट्यूटरी, तो समय पहले हम ये पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड का भाई कौन सा हार्मोन्स एंटीरियर लोब से खारिज होता है। ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ मसल्स, बोन एंड अदर टिश्यूज, ये क्या करता है, ये हमारी ग्रोथ मसल्स, बोन और टिश्यू की ग्रोथ करता है। इफ ग्रोथ हार्मोन इज प्रोड्यूस मोर देन नॉर्मल, अगर वो नॉर्मल से ज़्यादा खारिज कर दिया गया है तो इसका रिजल्ट ये होगा कि बॉडी की जो ग्रोथ है वो एक्स्ट्रा हो जाएगी, जिसकी वजह से हम इसे गिगेंटिज्म कहते हैं, यानी कि जाइनेस्टिज्म कहते हैं, भाई कद लंबा हो जाता है। अगर अगर इस हार्मोन की जो वो है सीक्रेट है वो कम हो जाए नॉर्मल से, तो जो जिस्म की ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से बोनापन, यानी कि जिसको हम डफाफिटिज्म कहते हैं, वो हो जाएगा। अब आगे है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, ACTS स्टिमुलेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड टू प्रोड्यूस इट्स हार्मोन विच कंट्रोल स्ट्रेस। अब ये एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे तनाव को कंट्रोल करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस, ये क्या करता है, थायराइड ग्लैंड में से सीक्रेट होता है, क्या करने के लिए, हार्मोन को खारिज करता है, थायरोसाइन, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। आगे है लुटेनिज्म हार्मोन, LH इज नीडेड टू रिलीज ऑफ एग सेल्स फ्रॉम ओवरी ओवुलेशन इन फीमेल्स, ये फीमेल्स के अंदर होता है, ये फीमेल के अंदर होता है ओवुलेशन के दरमियान। इन मेल्स इट स्टिमुलेट द टेस्टिस टू प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन्स। एंटीरियर लोब आल्सो प्रोड्यूस फोलाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एक और क्या नाम है, हार्मोन को खारिज करता है, जो क्या करता है, ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। दूसरा हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, द हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस टू हार्मोन दैट आर स्टोर्ड इन पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस क्या करता है, पोस्टीरियर लोब के अंदर दो हार्मोन्स भेजता है जो उसके अंदर स्टोर हो जाते हैं, एक है
Antidiuretic hormone is also called vasopressin, increases the reabsorption of water from nephrons and kidneys। ये करता है, ये पानी की दोबारा जो reabsorption होती है ना उसको इंक्रीज कर देता है नेफ्रॉन के अंदर से किडनी में। हैंस इज कंट्रोल ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से ये ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। अब जो हाइपोथैलेमस से दूसरा ग्रहण निकलता है वो है ऑक्सीटॉक्सिन। ये करता है कि हमारी जो कंसंट्रेशन है यूरेटस की ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब हम पैदाइश के दौरान जब यूरेटस की कंसंट्रेशन उसे इनिशिएट करता है। इट आल्सो स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ मिल्क ड्यूरिंग ब्रीस्ट फीडिंग, ये ब्रीस्ट फीडिंग के दौरान मिल्क की फ्लो को भी कंट्रोल करता है। आगे है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इट इज लोकेटेड नियर द लेवल पार्ट ऑफ द लैंडिंग, की लैंडिंग से नीचे वाले हिस्से के पास मौजूद होता है। ये भी दो हार्मोन्स को खारिज करता है, एक थायरोक्सिन और दूसरा है कैलेटोनिन। थायरोक्सिन स्टिमुलेट्स एंजाइम ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ये क्या करता है, ये एक एंजाइम होता है इसके पास सेलुलर मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज ऑक्सीडेशन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। इट इंक्रीजेस बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड प्रोड्यूसेस हीट, ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी तेज कर देता है और हीट को भी प्रोड्यूस करता है। इफ़ यहाँ पे बॉक्स है, इफ़ थायरोक्सिन इज प्रोड्यूस लेस देन द रिक्वायर्ड अमाउंट, अगर थायरोक्सिन जो है ना अपनी जो ज़रूरत की मिकदार है उससे कम खारिज होता है तो जो मेटाबॉलिज्म है ना, सेलुलर मेटाबॉलिज्म है, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ फूड है जिसके अंदर से हमें एनर्जी हासिल मिलती है, वो कम हो जाएगा उसका रेट। इट रिजल्ट जिसकी वजह से लिथार्जी हो जाएगा, वेट गेन हो जाएगा, या फिर हार्ट रेट की जो कमी हो जाएगी, या फिर ब्लड टेम्परेचर मतलब बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा। इफ़ अगर थायरोक्सिन की अमाउंट जो हमें रिक्वायर्ड है, हमें ज़रूरत है, वो ज़्यादा हो जाए तो जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है उसकी जो रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा वेट लूज़ हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, हमारा दिल के धड़कना भी तेज़ हो जाएगा और ब्लड बॉडी टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि इसका बढ़ना और कम होना दोनों ही नुकसानदायक है, तो इसे मीडियम रहना चाहिए। तो आगे है कैलेक्टोनिन, स्टिमुलेट द ट्रांसफर ऑफ कैल्शियम आयंस, ये क्या करता है, कैल्शियम आयंस की ट्रांसपोर्ट को करता है ब्लड से बोन तक, वेयर द कैल्शियम आयंस कैन बी यूज्ड टू जनरेट बोन टिश्यू, ये क्या करता है, बोन टिश्यू बनाता है। इन दिस वे कैलेक्टोनिन एक्ट्स टू डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल्स, मतलब ये एक्ट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल्स को कम करने के लिए भी। आगे है पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के अंदर 4 एम्बेडेड बैक होते हैं थायरॉयड ग्लैंड के अंदर। ये एक हार्मोन खारिज करते हैं जिसे पैराथार्मोन कहते हैं। इट स्टिमुलेट द ट्रांसफर ऑफ कैल्शियम आयंस, ये कैल्शियम आयंस की जो ट्रांसफ़र होता है हड्डियों के अंदर, हड्डियों से ब्लड के अंदर, उसको कंट्रोल करता है। इट इज़ द अपोजिट इफेक्ट ऑफ कैल्शियम, ये कैल्शियम के अपोजिट होता है। एड्रिनल ग्लैंड से एन एड्रिनल ग्लैंड इज लोकेटेड अबव ईच किडनी, ये एक किडनी के ऊपर मौजूद होता है। ईच एड्रिनल ग्लैंड हैज़ एन इनर कोर, इनके अंदर एक इनर कोर होता है, मेडुला एंड आउटर लेयर होता है, और कॉर्टेक्स होता है, मतलब आउटर लेयर कॉर्टेक्स। द एड्रिनल मेडुला प्रोड्यूस 2 हार्मोन्स, इसके अंदर 2 होते हैं, एक पाइनफ्राइन एड्रिनाइन एंड नॉन एड्रिनाइन होता है। दीज हार्मोन्स टेक पार्ट इन द इमरजेंसी रिस्पॉन्स ऑफ सिंथेटिक नर्वस सिस्टम, ये हार्मोन इमरजेंसी की सूरत में सिंथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। फॉरन व्हेन अ पर्सन इन इट्स इमरजेंसी, जैसे ही कोई शख्स इमरजेंसी में होता है तो फिर मेडुला रिलीज करता है एक हार्मोन जो कि तैयार किया जाता है फाइट और फ्लाइट के लिए, तो मतलब फाइट और फ्लाइट के रिस्पॉन्स के लिए, मतलब फ़ौरन ही अमल करने के लिए। दिस हार्मोन इंक्रीज हार्ट रेट, ये हार्ट रेट को तेज़ कर देता है, ब्लड प्रेशर को भी तेज़ कर देता है, और ग्लूकोज लेवल और ब्लड फ्लो और तक जो हार्ट से लंग्स तक जाता है उसको भी ये तेज कर देता है। दे आल्सो स्टिमुलेट इनलार्जमेंट ऑफ द ब्रोंकायोल्स एंड डायलेशन ऑफ द प्यूपल, ये करता है, ये प्यूपल को जो है ना, मतलब जो हमारा प्यूपल और ब्रोंकायोल्स है उनको डायलेट कर देता है, उनको कर देता है। एड्रेनल कॉर्टेक्स सीक्रेट्स हार्मोन कोलेस्ट्रॉल एंड एल्डोस्टेरोन। कोलेस्ट्रॉल प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम प्रोटीन, ये क्या करता है, ये प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है ग्लूकोज की जो प्रोटीन से होती है। एल्डोस्टेरोन रेज ब्लड प्रेशर एंड वॉल्यूम बाय स्टिमुलेटिंग स्टार्ट अब्जॉर्प्शन एंड वाटर रिटेंशन बाय द किडनी, ये हमारे ना ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है जब हम ज़्यादा नमक खा लेते हैं या फिर पानी की जो रिटेंशन हो जाती है। आगे है पैनक्रीज। पैनक्रीज हैज 2 फंक्शन, पैनक्रीज के 2 फंक्शन होते हैं, एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्ले करती है अपना रोल, और डेडिकेटेड एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर एंड सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करती है। इट इज आल्सो कॉल्ड स्पेशल सेल कॉल्ड द आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस, जो कि 1869 में एक जर्मन स्टूडेंट पॉल लेकार्टनर ने करा था डिस्कवर। दीज सेल फंक्शन एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, ये सेल एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन करते हैं। दे सीक्रेट 2 हार्मोन्स, ये भी 2 हार्मोन्स को खारिज करते हैं, एक इंसुलिन और दूसरा ग्लूकागोन। दे रेगुलेट द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। इंसुलिन ये क्या करते हैं, ग्लूकोज के ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज को लेवल कंट्रोल करते हैं। इंसुलिन लेवल द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय स्टिमुलेटिंग बॉडी सेल्स टू स्टोर ग्लूकोज और यूज इट टू फॉर एनर्जी। इंसुलिन क्या करती है, जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है उसको कम करने के लिए क्या करती है, कंट्रोल करने के लिए उसे सेल के अंदर या तो स्टोर कर देती है या तो उसे एनर्जी के तौर पर यूज़ कर लेती है। दूसरी तरफ जो ग्लाइकोजन है ना, वो क्या करता है, वो ग्लूकोज को रिलीज कर देता है लीवर के अंदर, ताकि ब्लड लीवर से ब्लड स्ट्रीम के अंदर। दूसरा है इन डायबिटीज़ मेलिटस, मतलब शुगर में क्या करता है, सेल्स आर अनएबल टू ऑब्टेन ग्लूकोज। जब उनमें शुगर हो जाती है तो सेल जो है ना वो काबिल नहीं रहता कि वो ग्लूकोज को हासिल करके जब हाई ब्लड ग्लूकोज हो जाए। तो टाइप 1 जो डायबिटीज़ की है उसके अंदर पैनक्रीज क्या करती है, पैनक्रीज डज नॉट प्रोड्यूस रिकवर्ड इंसुलिन, तो पैनक्रीज भी खराब हो जाती है, तो वो इंसुलिन को रिकवर जो ज़रूरत होती है ना इंसुलिन की, उसे खारिज नहीं करती। सच पेशेंट आर ट्रीटेड विद डेली इंजेक्शन टू इंसुलिन, अब उस पर्सन को जो पेशेंट है उसे इंजेक्शन के रोज़ाना
इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। दूसरी टाइप जो डायबिटीज़ की उसके अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही होती है, मतलब कि जो सेल के बड़े टारगेट होते हैं ना उन तक रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता। दिस टाइप ऑफ डायबिटीज़ कैन बी कंट्रोल थ्रू एक्सरसाइज एंड डाइट। तो ये इस तरह के जो टाइप्स हैं ना डायबिटीज़ की उसको एक्सरसाइज या डाइट करके ही कंट्रोल में किया जा सकता है। तो अब डिफरेंट ब्लड ग्लूकोज और कंसनट्रेशन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ब्लड ग्लूकोज आफ्टर 8 से 10 आवर्स फास्ट, ब्लड ग्लूकोज 2 से 75 ग्राम ग्लूकोज इंटैक्ट। अब BPGC डायग्नोसिस में मतलब 70 से 99 मिलीग्राम 100 मिलीमीटर पर नॉर्मल होता है। अगर 100 से 125 हो जाए तो ये भी डायबिटीज़ का स्टार्ट होता है। अगर 126 से 100 मिलीलीटर के अबव मतलब ऊपर हो तो ये डायबिटीज़ होता है। आगे BPGC डायग्नोसिस के जरिए देखते हो तो लेस देन अगर 140 से कम है तो फिर भी नॉर्मल है। अगर 140 या 200 के दरमियान तब भी प्री डायबिटीज़ है। अगर 200 से ऊपर है तो फिर भी मतलब जब शुरुआत ही डायबिटीज़ हो गई। आगे है हमारे पास मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शन, मतलब यहाँ पे हमने एक बॉक्स ही बना दिया है ताकि इनके अंदर हमें काम भी पता चल जाए और इनका फंक्शन भी हमें पता चल सके। तो अब समय पहले जो ग्लैंड है वो है एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो ये क्या करता है, ये हार्मोन ग्रोथ हार्मोन के लिए होता है। एंड्रोजन साइटोकिनिन हार्मोन होता है, इसके अंदर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है और ल्यूटेराइन हार्मोन होता है। इनके आगे फंक्शन मैं आपको पीछे बढ़ा के आ चुकी तो आप लोग खुद देख लेंगे। आगे है गुनार्ड्स, गुनार्ड्स ओवरीज इन फीमेल्स एंड टैट्स इन मेल्स। ये बस ये टॉपिक यहीं तक सही है, इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको, जब आगे जाओगे आगे पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अब MCQs सॉल्व करते हैं। जैसे सचवान सेल्स आर स्पॉटिंग सेल्स फॉर न्यूरॉन्स, दे मेक माइलिन शीट। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस वाइल राइडिंग अ बाईसाइकिल? सिरिबेलम है। आगे है विच पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर, हंगर, थ्रस्ट एंड स्लीप। ये है हाइपोथैलेमस। इफ अ पेशेंट कैन नॉट रिमेंबर थिंग्स विच पार्ट ऑफ देयर ब्रेन में बी अफेक्टेड? इसका आंसर सिरिबेलम। ड्यूरिंग डेंजर विच सिस्टम एक्टिवेट्स क्विकली, तो वहाँ पर सिम्पैथेटिक सिस्टम फौरन ही इमरजेंसी की सूरत में क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। वाई आर रिफ्लेक्स एक्शन फास्टर देन नॉर्मल एक्शन? बिकॉज ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व। विच ऑफ दिस एक्ट्स एज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड? तो इसका आंसर है पेनक्रीज। आगे है द केमिकल मैसेंजर्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम्स आर कॉल्ड हार्मोन्स। व्हाट कुड हैपन इफ हार्मोन्स ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड्स वर मिसिंग? तो इसकी वजह से लो कैल्शियम लेवल हो जाएगा। विच एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रिपेयर द बॉडी फॉर फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स? तो ये है पिट्यूटरी। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक तो आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। शॉर्ट और लॉन्ग की वीडियो मैंने अलग बना रखी है, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से आप लोग देख लेना। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये एक अच्छा सा फेवर मुझे दे दें। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।